रेजिस्टेंस, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन कंडीशन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और डब्ल्यूएचओ के हाल के एक अध्ययन में ये पता चला है कि कोविड महामारी के दौरान लोगों को इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक दवाइयाँ खिलाई गई हैं, और इसके मुताबिक देखा गया है कि एंटी माइक्रोबियल और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ज़्यादा जो है लोगों के बीच बढ़ गया है। आज चर्चा में जानेंगे कि आखिर किस तरह से एंटीबायोटिक दवाइयाँ जो है उनका असर जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, किन कारणों की वजह से ऐसा होता है। जीवन रक्षक माने जाने वाली ये दवाइयाँ अब कैसे खतरा बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या क्या सावधानियां आपको जो है बरतनी चाहिए। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। मेहमान के तौर पे मेरे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, डायरेक्टर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, धर्मशिला नारायण हॉस्पिटल, डॉक्टर अरविंद बडेगर, टेक्निकल डायरेक्टर बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और मेरे ख्याल से बहुत बेसिक परिभाषा से मैं शुरू करना चाहती हूँ। डॉक्टर अंशुमन, एंटीबायोटिक दवाइयाँ क्या होती हैं, इसके साइड इफेक्ट्स और इम्पैक्ट पर तो हम बात करेंगे ही, शो ही उस बारे में है। सरल भाषा में समझाइए, ये दवाइयाँ होती क्या है? मेडिकल साइंस में जब भी कहीं एंटी लगा हुआ है मतलब उसका विरोधी। बायोटिक मतलब कोई भी बायोलॉजिकल एलिमेंट, आमतौर पे बैक्टीरियल एलिमेंट, मतलब बैक्टीरिया एक तरह का सूक्ष्म जीवाणु है। और क्या हो सकता है? वायरस हो सकता है। कोविड ने तो सबको इतना अवगत करा ही दिया, वायरस के बारे में सब लोग जानते हैं। फंगस हो सकता है, एंटी फंगल। वायरस हो सकता है एंटी वायरल। और बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो हो सकता है एंटी बैक्टीरियल। तो बैक्टीरिया के खिलाफ जो दवा काम करे उसको एंटीबायोटिक कहते हैं। और पूरे ग्रुप को, जिसमें एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल सभी आ जाएंगे, उसको एंटी माइक्रोबियल कहते हैं। चर्चा जो चल रही है पिछले लगभग 9 साल से, 2015 से, वो चल रही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर की चर्चा। ड्रग कंपनी दवाइयां ढूंढ ढूंढ के परेशान है, साइंटिस्ट काम करके परेशान है, और हम पब्लिक उसके रेजिस्टेंस डेवलप करके थक नहीं रहे हैं। नई दवाइयां आती हैं और जब तक कारगर होती है तब तक रेजिस्टेंस ऑलरेडी डेवलप करा देते हैं। तो साइंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसमें कोई दो नहीं। चलिए, काफी बड़ी बात आपने कही, यहाँ पे साइंस के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है डॉक्टर अरविंद के, खिलवाड़ कैसे हो रहा है? क्यों लोगों में ये रेजिस्टेंस जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है, और न सिर्फ बन रही है बल्कि बढ़ भी रही है? क्या वजह आप भाप पा रहे हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो एंटीबायोटिक्स है उसकी उपलब्धता इतना आसान हो गया है आजकल। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे स्टेट लाइक पंजाब, उसका रेशियो ऑफ सेल्फ मेडिकेशन का आप देखेंगे, 73% जो लोग हैं सेल्फ मेडिकेशन से अपने बीमारियों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक रिपोर्टेड वैल्यू है जो स्टेट ऑफ पंजाब से रिपोर्टेड किया गया है। सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वेरियस अदर कंट्री में, इन द एडवांस कंट्रीज जैसे यूएस है, जर्मनी है, वहाँ पे भी सेल्फ मेडिकेशन हो रहा है। बट वो सब दवाइयाँ मेजरली ओवर द काउंटर मेडिसिन के द्वारा हो रहा है। और जहाँ तक एंटीबायोटिक्स की सवाल है, कोविड ने सब लोगों को बहुत जानकारी दे दिया है कि कुछ दवाइयाँ स्पेसिफिक बीमारी के लिए लिया जा सकता है। उसके हिसाब से मेरे ख्याल से कोविड के बाद सेल्फ मेडिकेशन की जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हो गई है। चलिए, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है। सेल्फ मेडिकेशन की एक आदत हो गई है, और मेरे ख्याल से इसका जो एक सिलसिला है वो कोविड से लगातार होता हुआ हम देख रहे हैं। और डॉक्टर अंशुमन, सेल्फ मेडिकेशन की भी शुरुआत तो कहीं से हुई होगी ना? ओवर द काउंटर दवाइयाँ बिकती ज़रूर हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी अब भी, जबकि ऐसी हिदायत मिल चुकी है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको जो है एंटीबायोटिक्स और तमाम जो गंभीर दवाइयाँ हैं वो नहीं मिलनी चाहिए। उसके बावजूद भी ओवर द काउंटर दवाइयाँ मिलती हैं। कई बार अगर एक बार डॉक्टर ने लिख दी कि आप ये दवाई खा लीजिए, शायद उस वक्त जरूरत हो आपको, और आपने क्या किया, उसको हमेशा की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब भी उस तरह की कोई सिम्टम आपको लगे तो आपने उस दवाई को लेना शुरू कर दिया। क्या सेल्फ मेडिकेशन से हम इसको समझें, या आपको लग रहा है कि इसके आगे और भी पहलू हैं जिसकी वजह से लोगों ने अपने आप को आदत डाल दी है और रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है? बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल सही आपने दर्ज किया। ये एक पहलू है, इसके और भी पहलू हैं, अभी समझा देता हूं। सेल्फ मेडिकेशन एक पहलू कैसे बना, ये तरीका कैसे बना? अगर
कोई आपने सुना तो नहीं हुआ कोई कैंसर की मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन कर लेता हो, पता हो इसको भी स्तन का कैंसर था, तो दूसरे मरीज जाए और वो भी कहे स्तन के कैंसर की दवा दे दो, काउंटर से खरीद के खा ले? नहीं होगा। डरते हैं लोग कि कैंसर की दवा लोगे नुकसान भी हो सकता है। एंटीबायोटिक को खिलवाड़ बना दिया था, मजाक बना दिया। कोविड के टाइम आप देखिए व्हाट्सएप पे कुछ डॉक्टरों ने प्रेस्क्रिप्शन बना के बांटा था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन और रेमडेसिविर। तीनों दवाइयां बाद में पता चला कि नॉन फंक्शनिंग है। हालांकि हम लोग पहले से ऑब्जेक्ट कर रहे थे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंटी मलेरियल है, काम नहीं करेगी। एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है, ये बैक्टीरिया वायरस पे काम नहीं करेगी। और रेमडेसिविर जो वायरस है 2003 से एक फार्मास्यूटिकल पुश करना चाह रहा था, अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आया, काम नहीं किया, इनफैक्ट मौतें ज्यादा हुई। तो ये चला। अब व्हाट्सएप पे जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन भेज रहे हैं तो मरीजों की परिकल्पना के परे हो जाता है कि अगर ऐसी सर्दी खांसी हुई, घर में एक इंसान को डॉक्टर ने दवाइयां दी थी, उसी प्रिस्क्रिप्शन की दवा खरीदो, दूसरे को खिला दो। उसको ये नहीं पता चला। तो पहला लूज टॉक हुआ डॉक्टर के स्तर पे कि वायरल फ्लू में एंटीबायोटिक दी क्यों, जरूरत नहीं थी, आपको कल्चर पॉजिटिव मिला कि क्यों दी, पहला। दूसरा, ओवर द काउंटर सेल्फ मेडिकेशन। आज भारत में हर इंसान अपने को डॉक्टर समझ रहा है, कोई भगवाधारी व्यापारी भी अपने को डॉक्टर समझता है, जो नहीं होना चाहिए। बहुत डेलिकेट ब्रांच है। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन। तीसरा, रेगुलेशन कहां है जो फार्मासिस्ट को अलाउ करता है कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक डिस्पोज ऑफ करो। थर्ड पॉइंट, पोल्ट्री जो मुर्गे की फार्मिंग होती है उसमें एंटीबायोटिक का ओवर यूज है। और आपको मालूम है कविता जी, टेट्रासाइक्लिन जो दवा मुर्गे को, चिकन को पालने में खिलाया जाता है, क्योंकि उसको कॉर्न फेड जल्दी से बड़ा करने के लिए खिलाया जाता है। ये ऐसे जो चिकन होते हैं इसमें ग्लाइकोजन ज्यादा होता है, डायबिटिक होते हैं और इम्यूनिटी लो होती है, ये बढ़ जाते हैं जल्दी, तो इन्फेक्शन ना हो इसके लिए एंटीबायोटिक दे दे। टेट्रासाइक्लिन 250 टू 270 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर खाना बनाते हैं, चिकन कुक करते हैं, तब भी आपके शरीर में बरकरार रहेगा, रेजिस्टेंस करेगा। एनिमल हस्बेंड्री, आप कैटल पालते हैं, उसके दूध में एंटीबायोटिक की मात्रा होती है। फिशिंग, जो कई दवा की दुकान एंटीबायोटिक एक्सपायर होती है, नदियों में, तालाब में फेंक देते हैं, मछलियां खा लेती है, फिर मछलियां आप खाते हैं, तो सर्कुलेट होके एंटीबायोटिक मानव के शरीर में पहुंच गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर लिया। दिल्ली में खास करके सुपर बग, डेली सुपर बग बोला गया है, जो कई एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म हैं। और ऐसे लोगों को सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब हो रहा है, आईसीयू में जा रहे हैं, और कभी कभी उनकी हालत इतनी खराब होती है, वेंटिलेटर पे जाते हैं, और कभी कभी जान नहीं बचाई जा सकती है। तो ये मेजर है, ये 5 मेजर पहलू हैं। सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर के द्वारा अनऑर्गेनाइज प्रिस्क्रिप्शन, और स्वयंभू डॉक्टर जो डॉक्टर नहीं है, कंपाउंडर हैं, झोला छाप हैं, उनके द्वारा प्रिस्क्राइब मेडिसिन जिसमें महंगी और हाई स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी दी जाती है। पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। तो डॉक्टर अरविंद, अगर हम खुद ही रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं तो कई लोगों के ध्यान में ज़्यादा ये बातें आने लगती हैं। अब ये बताएं हमें कि इससे निपटा कैसे जाए, जो हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इससे कैसे निपटा जाए? क्योंकि हम तो नवजात शिशुओं में भी एक रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आता हुआ देख रहे हैं। जो आपने चेन समझाई हमें, उससे तो बात समझ में आती है कि कैसे बच्चों में भी रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ रहा है पैदा होते ही। लेकिन अब इसका तोड़ क्या है और कितने सिवियर रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं? एक तो हो गई आपके इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन की बात हो गई डॉक्टर अंशुमन, जो लगातार लोगों को होते हैं, और एक बात होगी गंभीर बीमारियों की। तो ये रेजिस्टेंस एक तो कितना गहरा है, और दूसरा अब इसका तोड़ क्या है? बहुत बढ़िया कविता जी, बहुत वैज्ञानिक सवाल आपने पूछा है। WHO ने 2015 में पूरे जितने उनके मेंबर्स हैं उनकी मीटिंग करी, कंट्री मेंबर्स की, जिसमें इंडिया भी था। उनसे कहा कि एक्शन प्लान बनाओ, एंटीबायोटिक एक्शन प्लान क्या है। 2017 में जब पूछताछ हुई तो इंडिया के ICMR ने गाइडलाइन जारी किया, क्योंकि उनको दिखाना है भाई कुछ तो कर रहे हैं। अब 2022 में 5 साल के बाद रिपोर्ट मांगी गई, क्या किया है, फिर एक्शन प्लान रिवाइज करके गाइडलाइन जारी कर दी गया। ये ICMR करते रहता है, लेकिन क्या धरातल पे एग्जीक्यूशन लेवल पे कुछ काम हुआ? एग्जीक्यूशन लेवल पे काम का मतलब क्या है? ओवर द काउंटर मेडिसिन क्या मिलना बंद हो गई, एंटीबायोटिक? गाइडलाइन कौन पढ़ रहा है? पब्लिक को गाइडलाइन का पता है क्या? सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक कौन सी है, पब्लिक को क्या पता, जाके खरीद के खा रही है। अब चलिए, अब आते हैं कि वहां तो लैकिंग है। 3 स्तर पे काम की जरूरत है, व्यक्तिगत स्तर, सामुदायिक स्तर और कंट्री गवर्नेंस के स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे काम करने की जरूरत, पहले जागरूकता ये होनी चाहिए। एंटीबायोटिक, डॉक्टर अरविंद ने बिल्कुल सही कहा, ऑल मेडिसिन आर एसेंशियली पॉइजन टू किल सर्टेन बैक्टीरिया, वायरस और सर्टेन कैंसर। लेकिन अगर ये एबनॉर्मल यूज हो
तो आपको भी पॉइजन की तरह काम करेगा। तो एंटीबायोटिक का क्या हो रहा है, दर्शक जो सुन रहे हैं समझ लीजिए, आप कर रहे हैं अब्यूज, मिसयूज, ओवर यूज एंड अंडर यूज। अंडर यूज कैसे, डॉक्टर ने दिया आपको 5 दिन की एंटीबायोटिक कल्चर रिपोर्ट के हिसाब से खाने के लिए, 2 दिन में आपका रिस्पॉन्स आ गया, आपने छोड़ दिया, अंडर यूज। ओवर यूज, आप रिपीटेड एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते रहे, आपको जरूरत नहीं थी। मिस यूज, आपको वायरल इंफेक्शन था, आपने एंटीबायोटिक ले लिया। अब्यूज, पोल्ट्री फार्मिंग, चिकन पालने में दे दिया, एनिमल हस्बेंड्री को दे दिया, एंटीबायोटिक कहीं भी फेंक दिया नदी नाले तालाब में, अब्यूज ऑफ एंटीबायोटिक। ये पहले आपको जागना पड़ेगा। अब व्यक्ति क्यों जागे, ड्राइविंग फोर्स क्या है, उसको थोड़ी चिंता है कि पर्यावरण वातावरण का क्या हो रहा है। इसलिए जानिए कि एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो गट, आपके इंटेस्टिन के अंदर, पेट में जो आंत है उसके अंदर, हमारे अंदर 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया हमें हेल्दी रखने में मदद करती है। उस बैक्टीरिया को सबसे पहले आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करें, आप पहले बीमार होंगे। महिलाओं में वेजाइनल कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है। बच्चों में ओरल थ्रस्ट, मुंह के अंदर कैंडिडल फंगल इन्फेक्शन होता है। मतलब आपका नुकसान ज्यादा हो रहा है। और दुर्भाग्यवश कभी आपको अगर निमोनिया या मेजर को एंटीबायोटिक का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी, तो आप नुकसान में हैं। तो स्व जागरूकता सबसे पहला स्टेप। ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक न ले, प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड एंटीबायोटिक ले, लेकिन डॉक्टर से भी कहें कल्चर सेंसिटिविटी मेरा करा ले डॉक्टर साहब, तब एंटीबायोटिक दें, एम्पिरिकल एंटीबायोटिक ना दें। एक सामुदायिक स्तर पे जो बेवजह का चला हुआ है, आप सामुदायिक स्तर पे अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें, पार्क में जॉगिंग करें, गुड फूड खाने की कोशिश करें ताकि इम्यूनिटी डेवलप हो, आपको एंटीबायोटिक या इस तरह की दवाइयों की जरूरत कम हो। और गवर्नेंस लेवल पे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल इन प्लेस। नंबर 1, एग्जीक्यूशन, मतलब उसका सही कार्यान्वयन हो, धरातल पे काम हो, इस पे बात हो। अस्पताल तो एंटीबायोटिक पॉलिसी बना दे रहा है, जो क्वालिफाइड डॉक्टर फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं या झोला छाप डॉक्टर कहते हैं या कंपाउंडर कहते हैं, ये हमारे कंट्री में 92% है, 92% जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं। उन पे लगाम लगाइए। एंटीबायोटिक का बैच जो बार कोडिंग होती है उसके स्कैन करके आप देखिए कहां कितनी एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन में आ रही है, तब जाके कंट्रोल आएगा, तब जाके साइंटिस्ट आगे चलेंगे एंटीबायोटिक ढूंढने में। अभी साइंटिस्ट पीछे चल रहे हैं, एंटीबायोटिक ढूंढते उसके पहले रेजिस्टेंस आ जाता है। तो क्लियरली एक बात तो तय है कि ये एक ही शख्स से नहीं होगा, जो दवाइयां ले रहे हैं ये केवल उनके हाथ में ही नहीं है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एक साथ आना पड़ेगा, भले ही हम इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की बात करें, डॉक्टर्स की एसोसिएशन की बात करें या हम ग्राहकों की बात करें। लेकिन डॉक्टर अंशुमान, एक सवाल यहाँ पे ये भी खड़ा होता है, आपने ये तो बता दिया कि कैसे आपको उसका इस्तेमाल रोकना है, कैसे नेचुरल इम्यूनिटी आपको डेवलप करनी है, लेकिन अब तक जो मेरे अंदर रेजिस्टेंस बिल्ड हो चुका है उसको मैं अनवाइंड कैसे करूँ? क्या कोई डिटॉक्स होता है, क्या किसी भी तरह का एंटीबायोटिक रिहैब जहां पर आप उसके असर को खत्म कर सके? मुझे एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाइएगा कि ये एंटीबायोटिक्स हम जो लेते हैं इसका असर हमारे शरीर में, हमारे खून में कब तक रहता है? रेजिस्टेंस क्योंकि अब बिल्ड हो चुका है, वो कब तक रहता है? उसको फेज आउट करने में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में है, वो रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो पहला आप अपने इम्यून सिस्टम को अगर एक्टिव करेंगे, इम्यून सिस्टम एक्टिव से मतलब हाइपर नहीं करना है, सम करना है, बराबर करना है, ना हाइपर ना हाइपो, ना कम करो ना ज्यादा करो, तो ये बैक्टीरिया क्लिंज आउट हो जाए। एक दूसरा मैंने कहा गट माइक्रोबायोम, गट के अंदर, आंत के अंदर जो बैक्टीरिया है, 11 दिन लगते हैं। अगर आप ऑफ एंटीबायोटिक हैं और आपके खाने में वेजिटेबल की मात्रा, वेजिटेबल से मतलब है कच्ची सब्जी, कच्चे फल, सलाद, इस तरह की चीजें देते हैं, तो 7 दिन में बैक्टीरिया रिप्लेनिश होता है। 3 दिन और लगता है, 3 से 4 दिन बैक्टीरिया अपने ग्रोथ में आ जाता है। तो गट माइक्रोबायोम 11 दिन में ठीक होना चालू होगा, आपका गट हेल्थ इंप्रूव होगा। वेजाइनल फ्लोरा जो 10 दिन लगते हैं, वेजाइनल फ्लोरा इंप्रूव होगा, कैंडिडा का रिस्क खत्म होगा। ओरल फ्लोरा सबसे फास्ट रिकवर करता है 7 डेज में। तो मोटा मोटी तौर पे अगर रखें तो 2 हफ्ते अगर आप गुड फूड लेते हैं, ऑफ एंटीबायोटिक रहते हैं, कोई केमिकल टॉक्सिन्स, इस तरह की चीजें, बेवजह की दवाइयां, पिल्स, हेडेक की, दर्द की नहीं लेते हैं, तो 2 हफ्ते में आपका डिटॉक्सिफिकेशन चालू हो जाएगा। आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कोई बड़ा काम नहीं करना है, आपको कुछ चीजें बंद करनी है, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर अंशुमान, यही सवाल आपको भी, गंभीर बीमारियों के इलाज में किस हद तक इंटरफेयर हो सकता है ये रेजिस्टेंस?
जी, ये गंभीर बीमारियों के इलाज में आप ऐसा समझ लीजिए कि बीमारी ठीक नहीं होने से मौत तक ये पूरी यात्रा हो सकती है, सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से। जैसे बीमारी करा सकती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि आपके बॉडी के सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, बीमार हो गए। आपको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक दी गई, काम नहीं किया। आपको कल्चर सेंसिटिविटी कराया गया, सारी एंटीबायोटिक से ऐसा आ गया रेजिस्टेंस, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं रेजिस्टेंस, मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। आप हॉस्पिटल भर्ती हो गए, हॉस्पिटल में दवा दी जा रही है इंजेक्शन के फॉर्म में एंटीबायोटिक, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, आईसीयू में चले गए, फेफड़ा डैमेज हो गया, निमोनिया हो गया, वेंटिलेटर पे चले गए, मौत आ सकती है। इसलिए इसको लाइटली ना लें। ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डायरेक्टली की बात हो गई। दूसरा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मतलब आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक एक्युमुलेटिव डोज बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये एक केमिकल है, ये बॉडी के हर अंग में अलग अलग माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, वहां से लेके हर जगह एक्ट करती है। तो आप बेवजह अपने शरीर में पैसा खर्च करके जहर डाल रहे हैं, अपने को पॉइजनस कर रहे हैं, उसको ना करें। एंटीबायोटिक का अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट उससे ज्यादा है, इसको बिल्कुल सुपरविजन में करें तो बेहतर है। ऑलराइट, तो सबसे पहली बात तो ये गांठ बांध लेनी है कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी आपको बिल्ड करनी है। विदेश में भी आपने कई बार सोचा होगा, हल्के से सर्दी जुकाम के लिए दवाइयां तुरंत नहीं दी जाती है। कहा जाता है आपको कि आप स्टीम ले, आप गरारे करें। बुखार है, बहुत ज़्यादा अगर बुखार है तभी जाके आपको दवाइयाँ वगैरह प्रेस्क्राइब की जाती है। तो थोड़ा सा अपने शरीर को मौका दे कि वो अपने आप अपने को ठीक कर सके, क्योंकि आपके शरीर में वो क्षमता है। उस क्षमता को इनफैक्ट एंटीबायोटिक्स खिला कर या अपने शरीर को एंटीबायोटिक्स दे देकर आप वो इम्यूनिटी को खत्म कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हो सकता है आपके लाइफस्टाइल में बदलाव की जरूरत है। और जो हमारे पैनलिस्टों के डॉक्टर ने भी बताया कि आप हल्के फुल्के चेंजेस करने की कोशिश करें, और जो रेजिस्टेंस आपको लगता है कि बिल्ड हुआ भी है उसे नेचुरली वेव आउट करने पर थोड़ा सा ध्यान दें। लेकिन एंटीबायोटिक्स अगर ले रहे हैं तो बहुत जरूरी बात, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके जरूर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शिरकत की और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ मुझे भी इस पेशकश में इजाजत दें। नमस्कार।